हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, ये विज़न के 10 दिसंबर के डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो गाइस, इस आज मैं आपको 10th और 11 दिसंबर दोनों की मैगजीन एक ही वीडियो में कवर करवाऊंगी। तो चलिए हम पहले 10th दिसंबर की मैगजीन कवर कर लेते हैं। तो आज की फर्स्ट न्यूज़ है, 10th दिसंबर की फर्स्ट न्यूज़ है कि अभी क्या जो एमिशन गैप रिपोर्ट है, आपको पता है ये कौन रिलीज़ करता है? UNEP, दैट इज़ द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो गाइस, ये आपको पता होना चाहिए। इवन की जो PT365 जब हमने लास्ट ईयर की थी तो उसमें भी पहला टॉपिक यही था। ठीक है, तो एमिशन गैप रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? UNEP। ये जो हमारी न्यूज़ है किस में कवर होगी? GS3 एनवायरनमेंट सेक्शन में कवर होगी। देखो गाइस, अभी क्या है, ये जो रिपोर्ट रिलीज हुई है इसमें ये बताया है कि जैसे गाइस हमारा जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है उसके अंदर क्या है कि हमें अपना जो एमिशंस है वो ये जो हमारा टेम्परेचर है उसे 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। तो ये जो रिपोर्ट है ये रिव्यू बताता है कि पूरे एक साल में ऑल ओवर द वर्ल्ड कितने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस ऑलरेडी एमिट हो चुके हैं, कि 2030 तक एक्चुअल में कितने होने चाहिए और आपने कितने ज़्यादा कर लिए हैं। ठीक है, तो इसका एक रिव्यू बताता है। ठीक है, रिपोर्ट्स प्रोवाइड अ ईयरली रिव्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन वेयर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस आर प्रेडिक्टेड टू बी इन 2030 एंड वेयर दे शुड टू बी, ताकि हम जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है हमारे वर्ल्ड पे उसको हम क्या कर सके, अवॉइड कर सके। देखो कहीं आप देख सकते हो 1990 से लेकर 2019 तक डिफरेंट जो एमिशंस हैं वो कितने ज़्यादा बढ़े हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो ग्लोबल जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं, लैंड यूज चेंज की वजह से जो एमिशंस हैं जो पहले इतने थे वो इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ठीक है, लैंड यूज चेंज की वजह से जो कार्बन एमिशंस थे वो भी बढ़ रहे हैं, मीथेन एमिशंस हैं वो भी बढ़े हैं, फ्लोरिनेटेड गैस के एमिशंस वो भी बढ़े हैं, N2O जो नाइट्रस ऑक्साइड्स हैं ये सब बढ़े हैं, कार्बन एमिशंस। ठीक है, फोसिल फ्यूल्स की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती है ये सब बढ़ा है। ठीक है, तो ये ग्राफ है जो आप प्लॉट भी कर सकते हो अपनी आंसर राइटिंग में। ठीक है, फाइंडिंग्स यही है कि जो वर्ल्ड है वो अपना जो पेरिस एग्रीमेंट का गोल है उससे बहुत ज़्यादा एक्सेस में क्या है, एमिशंस कर रहा है। वर्ल्ड कहीं ना कहीं क्या 3 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हमारा टेम्परेचर है वो राइज होने वाला है, जबकि हमारा एम था कि हम 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना राइज करें और मिनिमम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक अपने आप को लिमिट करके रखें। लेकिन यहाँ तो काम उल्टा ही चल रहा है कि हम कितना रीच कर रहे हैं, 3 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, कोविड-19 क्राइसिस की वजह से क्या है, ग्लोबल एमिशंस में हमें कहीं ना कहीं, देखो कहीं आपको पता है कोविड-19 क्राइसिस आया, लॉकडाउन हुआ, लेकिन इसकी वजह से सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ही कहीं ना कहीं जो एमिशंस हैं वो घटे हैं और ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करने वाले हैं कि 2030 के जो एमिशंस हैं उसमें कोई कमी आई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ शॉर्ट टर्म था कि जो ग्लोबल एमिशन जो कम हुए वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए हुए, और 2030 तक जो कंट्रीज़ को चाहिए ताकि हमें एमिशन को कम करना है उसमें इनका कोई भी योगदान नहीं है। इसकी वजह से क्या है, हमें इकोनॉमिक रिकवरी कुछ इस तरह से करना चाहिए, कुछ स्ट्रॉन्ग डीकार्बोनाइजेशन करना चाहिए। मतलब कि हमें कुछ इस तरह के स्कीम्स बनानी चाहिए ताकि हमें अपने एनर्जी सेक्टर स्पेशली उसको पूरा डीकार्बोनाइज कर देना चाहिए। इसके अलावा ये है कि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं वो 2010 से अगर देखा जाए हर साल ऑन एन एवरेज 1.4% बढ़ रहे हैं, और 2019 में तो ये सबसे ज़्यादा बढ़े हैं, नियर अबाउट 2.6%। वो भी इस वजह से क्योंकि काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज़ में क्या फॉरेस्ट फायर्स देखने को मिला है। आपको ही पता है अमेजोन फायर्स में भी देखने को मिला है, ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिला था। G20 कंट्रीज सबसे ज़्यादा एमिट कर रही है एमिशन। अगर हम पिछले 10 सालों में देखें तो टॉप 4 एमिटर्स कौन है? चाइना, USA, यूरोपियन यूनियन और UK कंबाइंड, और इंडिया। 55% जो कार्बन एमिशन है वो इन 4 कंट्रीज की वजह से। पॉसिबल एक्शंस क्या हैं? देखो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को अवॉइड करने के लिए हम क्या करना चाहिए, हमें ग्रीन पेंडेमिक रिकवरी कुछ इस तरह का प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि हम क्या करें, नेट जीरो एमिशन कमिटमेंट ले सके। सेकंड क्या है, हमें अपने एनर्जी सेक्टर को पूरा डीकार्बोनाइज कर देना चाहिए, मतलब कि बिल्कुल भी कार्बन एमिशंस नहीं आने चाहिए, ताकि हम जब सबसे रिन्यूएबल एनर्जी की तरह हम ट्रांसफ़र हो सके और अपने इन सेक्टर्स को पूरा इलेक्ट्रीफाई कर सके, इंक्लूडिंग जो कोयल फायर्ड पावर प्लांट्स हैं उनको पूरा फेस आउट कर सके। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ में पढ़ते हैं, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया कि अभी जो पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स हैं उन्हें सेटअप किया जाएगा किसके अंडर, PM वानी अक्रॉस द इंडिया। ठीक है, तो गाइस आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं PM वानी स्कीम किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए इसके अंडर क्या है कि हम पब्लिक को वाईफाई कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सिंपल बात ये। तो गाइस ये जो न्यूज़ है आपके, देखो गाइस ये सोशल इश्यूज में भी कवर हो सकती है, आइदर इन GS1 और द GS2। ठीक है, अब इसकी जो फुल फॉर्म है वो है प्रधानमंत्री वाईफाई
एसेस नेटवर्क इंटरफेस। इसका एम क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, आपको वाईफाई हॉटस्पॉट्स अक्रॉस द कंट्री क्या करेंगे, सेटअप करेंगे। इससे क्या होएगा, आपको इंटरनेट हॉटस्पॉट सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी पब्लिक में। आप अपने बिजनेसेस को डील कर सकते हो बिना किसी लाइसेंस फी के। आपको ब्रॉडबैंड इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी थ्रू दिस पब्लिक वाईफाई नेटवर्क। अब क्या, जो पीएम वानी इकोसिस्टम में 4 डिफरेंट प्लेयर्स होंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, पब्लिक डाटा ऑफिस होगा। देखो गाइस, पब्लिक डाटा ऑफिस का काम क्या होएगा, अब वानी कंप्लेंट जो भी इसके अंदर वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स के अंदर जो भी अगर जो वानी कंप्लाइंट वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स होगा उनको क्या करेगा, स्टैब्लिश करेगा, मेंटेन करेगा और ऑपरेट करेगा, ठीक है। मतलब जो भी सब्सक्राइबर्स इन सबका फ़ायदा उठा रहा है तो उन सबका मतलब कि जो भी कहाँ पे इनके वाईफाई के जो नेटवर्क्स हैं, राउटर्स हैं, कहाँ लगेंगे, वो सब ये मेंटेन करेगा, स्टैब्लिश करेगा और ऑपरेट करेगा। इसके अलावा करेगा पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटर होगा। ये क्या करेगा, जितने भी पीडीएफ होगा उनको एग्रीगेट करेगा और जो इनके द्वारा फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं उनको उनकी अकाउंटेबली यही करेगा, ठीक है। अकाउंटेबली होना चाहिए, आंसरेबिलिटी, तो वो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, पीडीओ एग्रीगेटर, ठीक है। ऐप प्रोवाइडर क्या होएगा, एक हम ऐप डेवलप करेंगे जिसमें क्या होगा, जो यूज़र्स हैं, ऐप जैसे यूज़र्स होंगे वो रजिस्टर करेंगे और वानी द्वारा जो वाईफाई हॉटस्पॉट्स हैं उनके साथ क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक सेंटर रजिस्टर्ड होएगा, जो सेंटर रजिस्टर्ड होगा वो सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा मेंटेन किया जाएगा और इसमें वो सारी डिटेल्स को मेंटेन करेगा, चाहे वो ऐप प्रोवाइडर की हो, चाहे वो पीडीओ की हो, चाहे वो पीडीओ, इन सब की जो डिटेल्स होगा वो मेंटेन करेगा। वो कौन करेगा, सेंट्रल रजिस्ट्री करेगा, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या होगा, अभी आप समझ सके होंगे। इससे क्या होगा, जो हम अपनी कंट्री में हाई स्पीड इंटरनेट को एक्सपेंड करेंगे स्पेशली रिमोट एरियाज़ में और उन रीजन्स को कवर करेंगे जहाँ पे 4G मोबाइल नेटवर्क की कवरेज नहीं है। इसके अलावा क्या आएगा, हम ब्रॉडबैंड की अवेलेबिलिटी और यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे और इससे लोगों की इनकम को बढ़ा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ा सकते हैं। ऑफ कोर्स हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ेगी और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ेगा। इसके अलावा क्या, जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इंडिया में जो गैप है उसको ब्रिज करने के लिए अभी हमें 2023 तक कम से कम 100 मिलियन पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है, डीआरडीओ ने सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो गाइज ये जो न्यूज़ है हमारे GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में कवर होगी। देखो गाइज, अब सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है। उसके बाद ही हम पढ़ेंगे कि डीआरडीओ ने क्या किया है, ठीक है। देखो इस क्वांटम टेक्नोलॉजी में क्या होता है, हम क्वांटम फिजिक्स का यूज़ करते हैं ताकि जो आपका मतलब कि जो भी आपका कम्युनिकेशन है उसको सिक्योर कर सके। जैसे आपका व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में जो आपकी चैट होती है वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड रहती है। एन्क्रिप्टेड का मतलब क्या है, सपोज करो आप किसी को मैसेज भेजते हो, हेलो का भेजते हो, हाई को भेजते हो, जो भी भेजते हो, ठीक है। तो जब तक उस रिसीवर को वो भेज मतलब कि जाता नहीं है तब तक जो मैसेज सपोज करो ए आप बी जाता है तो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तब उस मैसेज को वो कोडिंग की फॉर्म में जाता है, ठीक है। तो इंक्रिप्टेड का मतलब क्या होता है, वो मैसेज हाई की फॉर्म में नहीं जाएगा कि हाई हाई हाई, नहीं, वो जाएगा कोड की फॉर्म में जाएगा। लेट अस सपोज 0101 इस तरह का कोड में जाएगा। जब उसे रिसीव हो जाएगा तो वहाँ पे वो डिक्रिप्ट होकर उसको हाई दिख जाएगा, ठीक है। तो ये होता है कि आपकी जो कम्युनिकेशन है उसको सिक्योर रखता है, ठीक है। अब जैसे हमारी इंडिया की काफ़ी स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन हो सकती है, डिफेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। बहुत हमारी सीक्रेट चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, जिसको हमें सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, क्वांटम टेक्नोलॉजी इसमें काफ़ी सिक्योर कम्युनिकेशन आपको प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो क्वांटम क्रिप्टोग्राफी बोला या टेक्नोलॉजी, ये क्वांटम फिजिक्स को यूज़ करता है ताकि जो इंक्रिप्शन कीज़ हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कर सको, सिक्योर कर सको। इसमें क्या होता है, जो इंक्रिप्टेड कीज़ होती हैं वो क्यूबिट्स की फॉर्म में भेजी जाती हैं। देखो गाइस क्या होता है, जैसे आपका क्लासिकल जो कंप्यूटर होता है वो बिट्स यूज़ करता है, उसी तरह जो फाइबर ऑप्टिक केबल या फिर जो क्वांटम कंप्यूटिंग होती है उसमें एज अ बेसिक रिसोर्सेज क्यूबिट्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें दो कम्युनिकेटिंग साइड वो रैंडम सीक्रेट कीज़ होती हैं, वो एक दूसरे के साथ शेयर करती है जो सिर्फ उन्हीं दोनों को पता होती है। जैसे मैंने अभी बताया कि ए से बी को मैसेज भेजा, वो सिर्फ इसको पता है कि हाई मैंने भेजा और इसको पता है कि हाँ हाई मैंने मुझे ए ने भेजा है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ से यहाँ तक गया तो किसी और को नहीं पता है, ठीक है। तो दो सीक्रेट कीज़ होती हैं जो सिर्फ ए को पता होती है और बी को पता होती है, उसके अलावा किसी को नहीं पता होती। और ये चाहते हैं कि ये सिर्फ इन्हीं को पता रहे, इसलिए उसको एन्क्रिप्ट किया जाता है और फिर जब मैसेज उसके पास पहुँच जाता है तो उसे डिक्रिप्ट किया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो भी इलेजिटिमेट एंटिटी है, मतलब कि कोई भी जो लाइक हैकर्स होते हैं जो आपकी इन्फॉर्मेशन या जब मैसेज को ट्रांसमिट किया जा रहा है अगर वो आपकी मैसेज को पढ़ना चाहते हैं या ट्राई करना चाहते हैं या फिर आपके क्यूबिट्स को डिस्टर्ब करना चाहते हैं वो उसको अवॉइड करेगा, ठीक है।
इफ एन इलेजिटिमेट एंटिटी ट्राइज टू रीड द ट्रांसमिशन इट विल डिस्टर्ब द क्यूबिट, जिसकी वजह से जो आपके फोटोन्स होते हैं वो एनकोड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ट्रांसमिशन एरर जनरेट होती है और जिसकी वजह से जो लेजिटिमेट एंड यूजर्स हैं उनको एकदम से इन्फॉर्म किया जाता है। मतलब कि अगर बीच में ऐसा कुछ होता है तो वो जो यूज़र्स होते हैं जो लेजिटिमेट हैं ए और बी, मतलब कि वो तो मतलब कि यूज़र्स हैं, दे आर द लेजिटिमेट यूज़र्स, लेकिन जो बीच में अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, इलेजिटिमेट यूज़र जो उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, उनको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या होगा ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सिक्योर कम्युनिकेशन आपको इंश्योर किया जाएगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एजेंसीज। इसके अलावा क्या है, हम कुछ स्टैंडर्ड डिफाइन कर सकते हैं और क्रिप्टो टेक्नोलॉजी रिलेटेड पॉलिसीज को फॉर्मुलेट कर सकते हैं विच कैन यूज़ द क्वांटम टेक्नोलॉजी। इसके अलावा जो भी स्टार्टअप्स हैं या जो भी हमारी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं वो भी इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकती हैं इन देयर डोमेन। ठीक है, अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो DRDO ने सक्सेसफुली क्या कर लिया है, इस कम्युनिकेशन को यूज़ कर लिया है बिटवीन इट्स टू लैब यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब अगर DRDO, क्योंकि आपको पता है हमारी इंडियन गवर्नमेंट की एक मतलब कि एक बैकबोन है इन द सेक्टर ऑफ डिफेंस, अगर इन्होंने इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया देन इट मस्ट बी सिक्योर। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं। अभी क्या कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। ठीक है, तो गाइस ये कौन सी न्यूज़ है, GS3 इकोनॉमी सेक्शन में कवर होगी। अभी क्या स्कीम को इसलिए लॉन्च किया गया है 3 साल के लिए, 2020 से 2023 के बीच में अंडर आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3। देखो गाइस, आत्मनिर्भर भारत पैकेज कब आया था, मतलब कि आई थिंक मई जून में आया था, लेकिन उसके बाद भी क्या है, आत्मनिर्भर भारत पैकेज सेकंड पार्ट भी आ चुका है, अब थर्ड पार्ट भी आ चुका है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करेंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कोविड का अब क्या चल रहा है, कोविड का रिकवरी फेज चल रहा है, लोगों की जो कोविड की वजह से जो एम्प्लॉयमेंट लूज हुई थी ताकि अब उनको वापस मिल सके, तो हम फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करने के लिए उसको हम क्या करेंगे, इंसेंटिवाइज करेंगे। मतलब कि जो कंपनीज हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट आपको प्रोवाइड करेंगी, हम उन एस्टेब्लिशमेंट्स को क्या करेंगे, इंसेंटिवाइज करेंगे। कौन करेगी, गवर्नमेंट करेगी कि हाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करो एंड वी विल पे फॉर यू दैट। ठीक है, तो सिंपल बात ये है। अब इस स्कीम का क्या फीचर होंगे, देखो इनके 2 बेनिफिट्स हैं। देखो उन एस्टेब्लिशमेंट जिन जो 1000 एम्प्लॉयज़ तक को क्या करता है, हायर करता है, तो उसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स दोनों जो कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड EPF, उनमें क्या करेगी, गवर्नमेंट पे करेगी। वो कब करेगी, 2 साल के लिए करेगी, ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर टू अप टू 30 जून 2021। इसके अलावा वो कंपनीज जिनके पास 1000 एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा हैं उसमें क्या करेगी, गवर्नमेंट सिर्फ जो एम्प्लॉयज़ EPF कंट्रीब्यूशन है वहाँ पे करेगी इन रेस्पेक्ट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़ फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, बेनिफिशियरीज क्या है, इसमें सिर्फ वही एम्प्लॉयज़ जिनकी सैलरी 15,000 से कम है उन्हीं को इसका बेनिफिट मिलेगा, या फिर वो एम्प्लॉई जो EPFO मतलब कि वो एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट EPFO के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, वो एम्प्लॉयज़ इसका बेनिफिट ले सकेंगे। इसके अलावा क्या करेंगे, EPFO क्या ये ध्यान में रखेगी कि बेनिफिट्स का ओवरलैप ना हो, नहीं मतलब कि ऐसा ना हो कि एक बंदा 2 जगह से बेनिफिट ले रहा है ना, ऐसा ना हो। ठीक है, मतलब कि अगर कोई बंदा आत्मनिर्भर भारत योजना से बेनिफिट ले रहा है तो वो EPFO की जो योजनाएं चल रही हैं वहाँ से बेनिफिट ना ले एंड द वाइस वर्सा। कंसर्न्स क्या है, अब देखो कंसर्न यही है कि इसमें जो बेनिफिट उठा पा रहे हैं वो लो सैलरी वाले या लो स्किल्ड लेबर बेनिफिट उठा पा रहे हैं। इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये सिर्फ लो इनकम और लो स्किल्ड जॉब्स को प्रमोट करेगा। इसके अलावा क्या करा, हमने देखा कि वो सिर्फ उन्हीं को बेनिफिट दे रहा है जो कंपनीज EPFO के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, जिसकी वजह से क्या है, जो एस्टेब्लिशमेंट वो बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे जो EPFO के साथ रजिस्टर्ड है। ठीक है, इसके अलावा एक BM गरीब कल्याण रोजगार अभियान स्टार्ट हुआ था, अभी जब कोविड का क्राइसिस हुआ था, माइग्रेंट लेबर का जो इशू आया था तब ये स्टार्ट की गई थी। ये 20 जून 2020 को लॉन्च किया गया था ताकि हम एम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटीज़, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ को बूस्ट कर सके। जो माइग्रेंट लेबर रिटर्न हुई थी अक्रॉस द 6 स्टेट्स, मेनली 6 स्टेट थी, बिहार, UP, MP, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, इन द वीक ऑफ कोविड क्राइसिस, ये आपको पता है। इसके अंदर हमने क्या किया था, 25 टारगेट जो ड्राइव एंड वर्क्स है उसको इम्प्लीमेंट किया था ताकि हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकें और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकें, क्रिएट कर सकें रूरल एरियाज में इन 116 अभियान डिस्ट्रिक्ट विद द रिसोर्स एनवल्प ऑफ ₹50,000 करोड़। ये 125 डेज के लिए ऑपरेशनल है। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं हम अपनी। अभी क्या सब मैराइन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी, कहाँ से, कोची, केरला एंड द लक्षद्वीप आइलैंड KLI प्रोजेक्ट। ठीक है,
देखो गाइस, हमने इससे पहले पिछले साल भी हमने पढ़ा था ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोजेक्ट। ये सही सेम प्रोजेक्ट हमने अंडमान निकोबार आइलैंड में स्टार्ट किया था ताकि हम वहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकें, ठीक है, और उसको भी एक हम मतलब कि एडवांस बना सकें ताकि वहाँ के जो लोग हैं वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है, स्मार्ट बन सकें, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर केबल में क्या होता है, हम क्या करते हैं, इसमें लाइट का यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू कैरी सिग्नल। इसमें क्या होगा, जो भी आप फाइबर केबल यूज़ करोगे तो उसके थ्रू क्या है, लाइट ट्रैवल करेगी थ्रू दैट वॉल ऑफ द केबल। हर एक लाइट पार्टिकल बाउंस डाउन करेगा विद द पाइप विद कॉन्टिन्यूड इंटरनल मिरर लाइट रिफ्लेक्शन, ठीक है। फाइबर केबल क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस टेलीकम्युनिकेशन को सपोर्ट करती है और हाई स्पीड डाटा भी ट्रांसमिट करती है। ये नॉन मेटेलिक होते हैं और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से इफेक्ट नहीं होता, मतलब कि स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन इसमें रिड्यूस नहीं होती, ठीक है। अभी क्या है, ऑलरेडी अंडमान एंड निकोबार ऑलरेडी इससे कनेक्ट हो चुका है और अब किसकी बारी है, लक्षद्वीप की। रिसेंटली क्या कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, जिसमें क्या है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन लिंक प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू अ डेडिकेटेड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल बिटवीन कोची और लक्षद्वीप के 11 आइलैंड्स में। अभी कौन कौन सा आइलैंड है आप अपने आप पढ़ लेना, फिर भी एक बार बता देती हूँ। कवराती, कालपेनी, अगाती, अमीनू, अंद्रोती, मिनिकोय, बंगाराम, बित्रा, चेतलात, किल्तान एंड काटवन, ठीक है। फंड किसके द्वारा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फंड किया जाएगा यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, वो जो किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा। बाकी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एजेंसी कौन है, BSNL, ये भी द्वारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत संचार निगम लिमिटेड। कंप्लीट कब तक करना है हमें, मई 2023 तक। प्रोजेक्ट में क्या आएगा, हम हाई बैंडविड्थ डाटा कोड प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि हम वहाँ की गवर्नेंस सर्विसेज डिलीवर कर सकें, वहाँ पे फिशरीज को डेवलप कर सकें, टूरिज्म और ज़्यादा डेवलप कर सकें, टेली एजुकेशन, टेली मेडिसिन फैसिलिटी ये सब प्रोवाइड कर सकें। आप सबको पता है कोविड-19 की वजह से सभी स्कूल्स क्या है, बंद हैं और अभी क्या है, जो भी एजुकेशन चल रही है वो थ्रू डिजिटली ही चल रही है, ऑनलाइन मोड में चल रही है। टेली मेडिसिन फैसिलिटी आप सबको पता है, M-Fine ऐप आ चुकी है, डॉक्स ऐप, ये सब इतनी सारी ऐप आ चुकी है ताकि आप डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट कर सकें आप अपने घर में बैठे, ठीक है। तो इन सब का फ़ायदा ये लोग भी उठा सकें। प्रेजेंटली अभी क्या है, लक्षद्वीप में जो टेलीकॉम कनेक्टिविटी है वो सैटेलाइट्स के थ्रू क्या है, पहुंचाई जाती है, लेकिन यहाँ पे जो बैंडविड्थ होती है वो बहुत कम होती है, सिर्फ 1 Gbps तक ही होती है, ठीक है। लक्षद्वीप अरेबियन सी में सिचुएटेड है, ये आप सबको पता ही होता है और ये इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक एरिया है। अब यहाँ पे हमें सिक्योर, रोबस्ट, रिलायबल और अफोर्डेबल टेलीकॉम फैसिलिटीज़ प्रोविज़न प्रोवाइड करना है और यहाँ पे लोगों को के लिए भी इंपॉर्टेंस है ताकि हम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, ठीक है। इट हैज़ द पोटेंशियल टू बिकम अ हब ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पे। बेटर देन कैश एलियंस, देखो गाइस, बेटर देन कैश एलियंस नाम से समझ में आ रहा है, इस एलियंस का काम क्या है, डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करना, ठीक है। अभी क्या UN के बेटर देन कैश एलियंस एक पार्टनरशिप है 75 गवर्नमेंट्स की, डिफरेंट कंट्रीज के गवर्नमेंट्स की, कंपनीज़ की और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, जिसका काम यही है ताकि हम कंट्रीज़ को कैश से ट्रांजिशन करके रिस्पॉन्सिबल डिजिटल पेमेंट बना सके ताकि हम अपने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें। इसका एम यही है कि जो डिजिटल पेमेंट्स हैं उनको कमिटमेंट करें ताकि हम एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, वुमेन का इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन इंक्रीज कर सकें और फाइनेंशियल इंक्लूजन कर सकें, ठीक है। इंडिया इस एलियंस का मेंबर 2015 में बना था। रिसेंटली इंडिया और बेटर देन कैश एलियंस है, उन्होंने एक ज्वाइंट पीयर लर्निंग एक्सचेंज ऑर्गेनाइज करा है, किसमें, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस में। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन। अभी क्या रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और एम्स है उन्होंने वर्क स्टार्ट करा है, काम करना स्टार्ट किया है, जिसमें वो क्या करेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन को सेटअप करेंगे, कहाँ पे, एम्स में। ये डिसाइड किया है जो सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च एम्स उसको डेवलप करेंगे, वो एक इंटीग्रेटेड प्रोटोकॉल को डेवलप करेंगे विद आयुर्वेदा एंड योगा ताकि वो स्टडी कर सके पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट पे। इस स्टेप से ये शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं हम अपने ट्रेडिशनल मेडिसिन को भी इंटीग्रेट करें विद द मॉडर्न मेडिसिन। नेक्स्ट है अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स। तो गाइस ये जो इंडेक्स है किसके द्वारा रिलीज किया गया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रजा फाउंडेशन के द्वारा रिलीज किया गया है। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स नाम से समझ में आ रहा है, ये इंडिकेट करेगा कि एक्चुअल में कौन सी स्टेट है वो ग्रास रूट डेमोक्रेसी या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कितना एम्पावर कर रही है। अभी इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग ओडिशा ने इंडियन स्टेट्स में टॉप किया है, जबकि मणिपुर और नागालैंड ने बॉटम से टॉप किया है। इंडिया में शो किया है, जैसे हमारे 12th शेड्यूल में 18 फंक्शंस हैं, तो किसी भी स्टेट ने अभी भी 18 के 18 फंक्शंस को डिसेंट्रलाइज नहीं किया है एक्चुअल में, ठीक है।
नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइज न्यूट्रिशन गवर्नेंस। अभी क्या रिसेंटली मध्य प्रदेश ने क्या किया है, एक कम्युनिटी सेंट्रिक सहयोगिनी मातृ समिति या फिर मैटरनल एसोसिएट कमेटी को क्रिएट किया है, जिसमें वो मॉनिटर करेगी कि जो भी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के अंडर जितने भी प्रोग्राम चलते हैं वो कितने अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं, उन सबको मॉनिटर करेगी। जो SMS है दैट इज द सहयोगिनी मातृ समिति, ये अथॉरिटी है जो ये काम करेगी, जो भी इंस्टीट्यूशंस लोकल लेवल पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जो भी इश्यूज़ हैं या जो भी इश्यूज़ हैं उनको फिक्स करेगी। इसका काम क्या है, जो भी न्यूट्रिशन है उसको ऑडिट करेगी, मॉनिटर करेगी, एक तरह की विजिलेंस कमेटी की तरह एक्ट करेगी, मतलब कि देख मॉनिटर करेगी, सुपरवाइज करेगी, और जो भी मैटरनिटी एंटाइटलमेंट प्रोग्राम है उन सबको ऑडिट करेगी। इसका काम यही है ताकि हम एफिशिएंसी बढ़ा सकें, डिसेंट्रलाइज कर सकें अच्छे से, ताकि हर और कंट्री भी क्या कर सके, मध्य प्रदेश की राह पे चल सके। सिंपल बात यही, ठीक है। नेक्स्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन डाइट है डोमिनेंस ऑफ मीट। अभी क्या एक न्यू स्टडी करी है तो उसमें ये देखा जा रहा है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनकी डाइट में मीट बहुत ज़्यादा वो लोग खाते थे। तो मेनली जो डोमिनेंस थी मीट का, और स्पेशली जो बीफ मतलब कि जो गाय का मांस है वो खाते थे। इट फाइंड मैनी जो एनिमल प्रोडक्ट्स है वो डोमिनेट था वहाँ पे, जैसे मीट ऑफ पिग्स, कैटल, बुफेलो, शीप एंड गोट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स। सिरामिक्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था एज एन आर्टिफैक्ट्स। वाइल्ड एनिमल स्पीसीज जैसे डियर, एंटीलोप, गैजल, बर्ड्स एंड मैराइन रिसोर्सेज वो भी वहाँ पे मिले हैं स्मॉल प्रोपोर्शन में। बाकी आप सबको पता है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो कहाँ तक स्प्रेड है, अक्रॉस द मॉडर्न पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्टर्न इंडिया एंड अफगानिस्तान। नेक्स्ट है पोबी तोरो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो गाइस पोबी तोरो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम मिनी काजीरंगा भी बोलते हैं। देखो गाइस आप सबको पता है काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। वो फेमस किस लिए है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्ल्ड की रीनो की स्पीशीज़ है। अगर हम उसको मिनी काजीरंगा बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे भी रीनो की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, और सेकेंड हाइएस्ट कंसनट्रेशन है ऑफ रीनो इन असम। ये असम में सिचुएटेड है एंड इस बाउंड्री जो मेड की जा रही है बाई गरंगा बील ऑन द साउथ में से गरंगा बील है, रिवर ब्रह्मपुत्रा है नॉर्थ में, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी फोना है, देखो गाइस ये याद रखना क्योंकि आपको पता है नेशनल पार्क्स पे बहुत ज़्यादा UPSC पूछता है। पोबी तोरो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और क्या क्या फोना यहाँ पे पाया जाता है, लेपर्ड, एशियाटिक वाटर बुफेलो, जंगल कैट्स, फ्लाइंग फॉक्स, वाइल्ड बोर, फिशिंग कैट, शॉर्ट नोज फ्रूट बैट, बार्किंग डियर, ग्रे मास्टिफ एंड एक्सेट्रा। लास्ट है ग्लोबल सोवरेन वेल्थ फंड इन्वेस्टमेंट। गाइस काफ़ी बार बता चुकी हूँ ग्लोबल सोवरेन वेल्थ फंड क्या होता है। देखो गाइस सोवरेन वेल्थ फंड एक्चुअली क्या होता है, एक इन्वेस्टमेंट फंड होता है जो मेनली नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा ही ओन किया जाता है। मतलब कि जो हमारी इंडिया है, हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी, ये इन्वेस्टमेंट फंड क्रिएट कर देगी जिसमें प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं फ्रॉम एनी कंट्री या फिर फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ कोई भी यहाँ आके क्या कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। और बाद में वो रिटर्न शेयर कर सकता है, रिटर्न इंजॉय कर सकता है, ठीक है। ये फंड जनरली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किए जाते हैं, जैसे बॉन्ड हो गया, स्टॉक हो गया, गोल्ड हो गया या रियल इस्टेट हो गया। इंडिया ने अभी चाइना को रिप्लेस कर दिया है क्योंकि ये देखा गया है सोवरेन वेल्थ फंड में जो प्राइवेट सेक्टर है, जो प्लेयर्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के जो प्लेयर्स हैं वो चाइना से ज़्यादा इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। ये साइन शो कर रहा है कि कंट्री जो हमारा इंडिया है इट इज़ द ग्रोइंग अट्रैक्शन फॉर द अदर इन्वेस्टर्स, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे जो 10 दिसंबर के उसके डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गए हैं। बाकी अब हम करेंगे 11 दिसंबर के, तो चलिए हम इसको भी स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए, ठीक है। तो भाई इसकी जो फर्स्ट न्यूज़ है वो है अभी तो गाइस RTGS जो मनी ट्रांसफ़र फैसिलिटी है वो 24/7 अवेलेबल रहेगी फ्रॉम 14 दिसंबर, ठीक है। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि इस ईयर के एंड तक क्या है RTGS को 24/7 अवेलेबिलिटी करा दी जाएगी। तो अब फाइनली 14 दिसंबर से अवेलेबल रहेगी। ये जो न्यूज़ है हमारी GS3 इकोनॉमी सेक्शन में कवर होगी। देखो गाइस आपको पता है ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने के 3 मोड्स हैं मेनली, NEFT, RTGS एंड IMPS, ठीक है। NEFT, ठीक है, तो गाइस आपको सबकी इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए, दैट इज़ द नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। IMPS दैट इज़ द इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस। RTGS है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है। मिनिमम ट्रांसफ़र वैल्यू देखो गाइस RTGS में 2 लाख होनी चाहिए मिनिमम, क्योंकि RTGS मेनली क्या है, जो बड़े बड़े एस्टेब्लिशमेंट है, एंटरप्राइजेज है, वही यूज़ करते हैं क्योंकि दे ट्रांसफ़र अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। तो 2 लाख RTGS में मिनिमम अमाउंट है। बाकी NEFT, IMPS हम जैसे लोग, आप जैसे लोग
₹1 मिनिमम हो सकता है। पेमेंट ऑप्शन NEFT RTGS में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है, IMPS में ओनली ऑनलाइन होता है क्योंकि आप मनी आपके मोबाइल फ़ोन के थ्रू ट्रांसफ़र करते हो। मैक्सिमम ट्रांसफ़र लिमिट क्या होनी चाहिए? NEFT RTGS में कोई लिमिट नहीं है, IMPS में मैक्सिमम 2 लाख है। सेटलमेंट टाइम NEFT से अगर आप पैसा ट्रांसफ़र करते हो थोड़ा टाइम लगता है, बाकी RTGS और IMPS से एकदम से आपके पास चला जाएगा। सर्विस टाइमिंग NEFT 24 घंटे मतलब आप कभी भी कर सकते हो, ये भी अभी इसी साल ही हुआ था, ठीक है। IMPS तो पहले से ही 24/7 अवेलेबल है, बाकी RTGS अब हो जाएगा 14 दिसंबर से, ठीक है। ट्रांजैक्शन चार्जेस NEFT और RTGS में नहीं लगते, पहले NEFT में लगते थे पर अब नहीं लगते। IMPS में बैंक के द्वारा डिसाइड किया जाता है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था? NEFT और RTGS को RBI के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन IMPS को NPCI दैट इज द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इवन जो आपका फास्टैग है वो भी NPCI के द्वारा ही बनाया गया है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी क्या है, इससे क्या आएगा? RTGS अगर 24 घंटे ऑपरेट हो जाएगा तो इससे इंडिया विल बिकम वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू ऑपरेट इट्स RTGS सिस्टम 24/7 थ्रू आउट द ईयर। अब ये कब आया? क्योंकि अभी 1 साल होने वाला है, NEFT को भी 24/7 हुए, ठीक है। राउंड द क्लॉक अवेलेबिलिटी होने से क्या फ़ायदा होगा? ऑफकोर्स जो बिजनेसेस हैं वो अपनी जो पेमेंट जो सेटलमेंट है उनको और अच्छे से डील कर सकते हैं। हम एडिशनल सेटलमेंट साइकिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारी इंडियन फाइनेंशियल मार्केट है जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के जो ऑपरेशंस हैं उसमें भी एनहेंस होएगा। इसके अलावा RTGS, NEFT, IMPS दे आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑनलाइन फंड ट्रांसफर मेथड, आप सबको पता है। NEFT में क्या करता है? हम एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा भेज सकते हैं जो भी NEFT इनेबल्ड है। RTGS में क्या करते हैं? हम मेनली लार्ज अमाउंट ऑफ फंड ट्रांसफर होता है इंडिविजुअली और अ ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन बेसिस। IMPS में क्या आप इंस्टेंट इंटर बैंक फंड ट्रांसफर कर सकते हो थ्रू योर मोबाइल फ़ोन विच इज़ अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर इंक्लूडिंग बैंक हॉलीडे, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा चीपर मोड है देन अदर एनी पेमेंट मैकेनिज्म जैसे चेक्स। अगर आप चेक्स के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र करते हो, अगर आप सेम बैंक में कर रहे हो तो भी वो काफ़ी टाइम लेता है, और आप किसी और बैंक में कर रहे हो तो भी वो 2 से 3 दिन ले लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शंस आर बीइंग हेल्ड। तो गाइज ये जो न्यूज़ है हमारी GS2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कवर होगी। देखो गाइज अभी क्या है, सेंटर ने अमेंड किया था जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 को, ताकि हम वहाँ पे क्या सेटअप कर सके डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, और वहाँ पे 73rd अमेंडमेंट के जो प्रोविजंस हैं उनको स्टार्ट कर सकें, ठीक है। अभी आपको पता है 73rd अमेंडमेंट के प्रोविजंस सभी किसके साथ चलते हैं, ठीक है। इससे क्या आएगा, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है वो जम्मू एंड कश्मीर की एक तरह की न्यू गवर्नेंस यूनिट हो जाएगी। अब जो होएगा, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है वो रिप्लेस कर देगी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पे। देखो गाइस, जब तक ये स्टेट थी तो जम्मू एंड कश्मीर में क्या होते थे, ये DDB होते थे, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड होते थे। अब क्या होएगा, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल होगी। सिंपल बात ये है, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड होते थे इसको कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा हेड किया जाता था, जो जनरली MLA MP या MLCs होते थे, ठीक है, या फिर डिस्ट्रिक्ट के जो वहाँ के DCBC होते थे वो उनके मेंबर होते थे। अब जो नया स्ट्रक्चर होएगा इसमें क्या होएगा, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल होएगी और एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होएगी, ठीक है। 2 होएंगी, एक प्लानिंग कमेटी होएगी और एक होएगी काउंसिल होएगी। हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जो जम्मू एंड कश्मीर में हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या होएगा, डेवलपमेंट काउंसिल होएगी जो एंटायर डिस्ट्रिक्ट को जुरिस्डिक्शन होएगी एक्सेप्ट म्यूनिसिपल एरिया, ठीक है। ऑल्सो हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्लानिंग कमेटी होएगी जो वहाँ के क्या डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उनको फॉर्मुलेट करेगा। जो भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल होंगी उनमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट से, और उनको हेड किया जाएगा चेयरमैन के द्वारा फ्रॉम दैट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। टर्म क्या होएगा, हर एक काउंसिल का 5 साल होएगा। जो DDCs होंगी वो हर एक डिस्ट्रिक्ट प्लान या जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उनको प्रिपेयर भी करेंगे और अप्रूव भी करेंगे। इसके अंदर 5 स्टैंडिंग कमिटीज़ होंगी, जैसे एक फाइनेंस की होगी, एक डेवलपमेंट की होगी, एक पब्लिक वर्क की होगी, एक हेल्थ एंड एजुकेशन की होगी, एक वेलफेयर की होगी, जो हर साल कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, मतलब कि 5 साल में एक बार कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, ठीक है। इससे पहले क्या होता था, एक डेवलपमेंट काउंसिल होती थी, वो क्या करती थी, वो प्लान्स बनाती थी, और जो डेवलपमेंट बोर्ड होता था वो अप्रूव करता था, या फिर कोई भी जो चेंज करना हो वो करता था उनके प्लान में। और अब क्या आएगा, जो काउंसिल होगी वो प्रिपेयर भी करेगी और अप्रूव भी करेगी। सिंपल बात है, ठीक है। नेक्स्ट है BSNL क्या करेगा, वर्ल्ड का फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड नैरो बेस्ड इंटरनेट ऑफ थिंग नेटवर्क इंडिया में क्रिएट करेगा, ठीक है। तो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में कवर होगी। देखो गाइस, हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं
इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है या फिर जो नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है। देखो गाइस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हमारा क्या है, हम हर एक डिवाइसेस को क्या करते हैं, इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करते हैं। ठीक है, लाइक आपकी कार को कनेक्ट करना या किसी भी चीज़ को आप क्या करते हो, इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करते हो। ठीक है, नैरो बेस्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या होता है, आप वहाँ जहाँ पे मतलब कि लो बैंडविड्थ का भी अगर इंटरनेट वहाँ पे अवेलेबल हो जाए तो मतलब कि उसको मतलब कि लो बैंडविड्थ का इंटरनेट वहाँ पे अवेलेबल कराना। ठीक है, ये होता है। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग एक कंसेप्ट है ऑफ कनेक्टिंग एनी डिवाइस थ्रू द इंटरनेट एंड टू अदर कनेक्टेड डिवाइसेस। ठीक है, ये जायंट नेटवर्क है ऑफ कनेक्टेड थिंग्स एंड द कनेक्टेड पीपल, लोगों को कनेक्ट करता है, चीज़ों को कनेक्ट करता है। इसमें क्या आप डाटा को कलेक्ट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो एंड अबाउट द एनवायरनमेंट अराउंड। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इकोसिस्टम 4 कंपोनेंट से बनता है मेनली। सेंसर और डिवाइसेस होते हैं, कनेक्टिविटी होता है आइदर बाय ब्लूटूथ और वाईफाई, डाटा प्रोसेसिंग और यूज़र इंटरफेस। अभी क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से क्या होता है, ऑटोमेशन होता है, मतलब कि जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिक हो रही है। मैनुअल से क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है थ्रू ऑटोमेटिक, आप चीज़ों को और अच्छे से कंट्रोल कर रहे हो। इससे क्या होता है, टाइम आपका सेव होता है, मनी सेव होती है एंड ऑफकोर्स कार्बन एमिशंस भी सेव होते हैं। अब नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या होता है, ये भी एक वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है, मतलब कि जैसे वाईफाई है। ठीक है, तो आप वायरलेस मतलब आपको इंटरनेट मिल रहा है ना। ठीक है, ये कैटेगरी उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जहाँ पे आपको लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब कि वहाँ डिवाइसेस को कनेक्ट करना है जहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा की ज़रूरत हो, लो बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट हो और लॉन्ग बैटरी लाइफ की ज़रूरत हो। एफिशिएंट कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है और इनेबल करता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स को डिप्लॉय करना टू द मासेस। एप्लीकेशन क्या है, हम सिटीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं, एग्रीकल्चर को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्या किया है, BSNL ने किसके साथ पार्टनरशिप करके, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्काइलोटेक इंडिया के साथ पार्टनरशिप करके एक अनाउंस किया है सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग। इससे क्या होगा, हम कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे फॉर मिलियंस ऑफ अनकनेक्टेड मशीन्स, सेंसर्स एंड इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, मतलब कि जो चीज़ अभी तक अनकनेक्टेड थी थ्रू द इंटरनेट, अब उनको हम कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं। एरोसोल्स इन इंडोगैग्नेटिक प्लेन हैव लेड टू इंक्रीज इंसिडेंट्स ऑफ हाई रेनफॉल इन द हिमालयन फुटहिल्स। गाइज, ये जो न्यूज़ है हमारी GS3 एनवायरनमेंट सेक्शन में कवर होगी। देखो गाइज, अभी क्या बोला जा रहा है कि जो एरोसोल्स है एक तरह का ये क्या है, पोल्यूशन फैलाता है। इसकी वजह से क्या है, जो इंडोगैग्नेटिक प्लेन है वहाँ पे रेनफॉल के इंसिडेंट्स ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो सबसे पहले हम एरोसोल्स ही पढ़ते हैं, एरोसोल्स होते क्या है या उनका कोज क्या है। देखो गाइज, एरोसोल्स क्या होते हैं, ये लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल का कॉम्बिनेशन होता है। दे आर सस्पेंडेड आइदर इन गैसेस और लिक्विड एनवायरनमेंट। एटमॉस्फेयर में ये पार्टिकल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, मेनली एटमॉस्फेयर के लोअर लेयर में, मतलब कि आपके ग्राउंड से नियर अबाउट 1 से 1.5 किलोमीटर के लेयर में ही पाए जाते हैं। ठीक है, हाउएवर कुछ एरोसोल्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रेटोस्फेयर में भी पाए जाते हैं। मतलब कि आप देखो ना, ट्रोपोस्फेयर आपका सिर्फ 5 से 10 किलोमीटर होता है, 10 किलोमीटर तक होता है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर शुरू हो जाता है। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि जो एरोसोल्स हैं वो सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर तक की ही रेंज में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ एरोसोल्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रेटोस्फेयर में भी पाए जाते हैं, स्पेशली जो वोल्केनोज की वजह से जो एरोसोल्स आते हैं जो हाई एल्टीट्यूड लेयर्स में इंजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, कोज क्या है, देखो कुछ तो नेचुरल भी है, कुछ एंथ्रोजेनिक भी है। नेचुरल तो यही हो गया, जैसे अभी मैंने बताया वेव्स के थ्रू आता है। ठीक है, या विंड्स या वोल्केनोज के थ्रू आता है। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक मतलब कि मैन मेड की वजह से आते हैं, जैसे सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनाइजेशन एरोसोल्स हो गए विच आर मेनली फ्रॉम फॉसिल फ्यूल बर्निंग। ठीक है, इफेक्ट क्या है, एरोसोल्स का क्या नुकसान है, सबसे पहले क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर की जो केमिकल कंपोजिशन है उसको इफेक्ट करता है, विजिबिलिटी रिड्यूस करता है, एयर क्वालिटी और ह्यूमन हेल्थ दोनों पे इम्पैक्ट करता है, आपको ही हार्ट और लंग्स डैमेज हो सकते हैं। एक तरह के क्लाउड ड्रॉपलेट्स में एक न्यूक्लाई की तरह सर्व करता है जिसकी वजह से आइस क्रिस्टल्स बन सकते हैं। ठीक है, अभी क्या है, स्टडी जो की गई है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST के द्वारा सपोर्ट की गई है अंडर द DST क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम। ठीक है, इस स्टडी के अकॉर्डिंग ये देखा गया है एरोसोल्स की वजह से कहीं ना कहीं जो प्रेसिपिटेशन इवेंट्स है, मतलब रेनफॉल क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन ना, तो जो प्रेसिपिटेशन इवेंट्स है वो बढ़ रहे हैं ओवर द हिमालयस ड्यूरिंग द मानसून सीजन। मतलब कि अगर एक मानसून सीजन में 10 बार बारिश होनी है तो वो 10 की जगह 15 बार होगी। ठीक है, एरोसोल्स की वजह से जो इंडोगैग्नेटिक प्लेन है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड रीजन बन चुका है अक्रॉस द वर्ल्ड। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जो हाई एरोसोल लोडिंग है वहाँ मेनली ब्लैक कार्बन या डस्ट पाए जाते हैं।
अब ब्लैक कार्बन या डस्ट की वजह से क्या है, जो एयर मास है, मतलब कि जो हवा का जो वेट है वो क्या करता है, वो मतलब कि और ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब वो सिर्फ नीचे नीचे नहीं रह पाता, वो ऊपर भी उठता है। मतलब कि जब भी मैंने आपको बताया कि जो एरोसोल सिर्फ नीचे नीचे रहता है, लेकिन अभी क्या है, जो हवा का जो वेट है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो और ऊपर क्या करता है, ट्रैवल करता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, जो एरोसोल्स की जो कंसंट्रेशन है वो ग्राउंड लेवल से लेके हाई एल्टीट्यूड में भी जाके डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, और विच higher air mass is forced from a low elevation to a higher elevation as it moves over the rising terrain, technically called orographic forcing। ठीक है, जो पार्टिकुलेट एमिशंस है ये अल्टर कर सकता है आपके फिजिकल और डायनेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लाउड सिस्टम। अभी हमने पढ़ा जैसे आउस क्लाइडिंग या आइस क्रिस्टल्स को क्या कर देगा वो मतलब कि क्लाउडी कर ये हमने पढ़ा था ना अभी, आइस क्लाउड्स को फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो रेनफॉल इवेंट्स है वो एम्पलीफाई होंगे, मतलब कि ज़्यादा रेनफॉल आएगी, और ओरोग्राफिक रीजन्स में स्पेशली, ठीक है, वहाँ पे पोल्यूशन आएगा। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सिंपल बात ये है कि एरोसोल्स की वजह से जो रेनफॉल इवेंट्स हैं वो एम्पलीफाई होंगे, वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, अभी एक स्टडी हुई है उसमें ये बताया कि इंडिया में 75% से ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिल रहा है। अगेन जो गाइस ये जो न्यूज़ है GS3 एनवायरनमेंट सेक्शन में कवर होगी। एक्सट्रीम इवेंट्स का मतलब यही है कि यार जो फ्लड्स आ रही हैं, मतलब अगर बारिश आ रही है तो बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है, अगर मतलब बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है तो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। ठीक है, लाइक नंबर ऑफ रेन्स, अगर एक मानसून में अभी हम बोलते हैं कि जो रेनफॉल इवेंट्स हैं वो कम हो रहे हैं, मतलब जो नॉर्मली अगर एक मानसून सीजन में 10 बार बारिश आनी थी वो 8 बार हो गई है। लेकिन दिक्कत क्या है, एक दिन में उतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है कि वो एक दिन की बारिश फ्लड लाने के लिए पूरी है। ठीक है, तो ये है, पहली बार ये स्टडी हुई है जिसमें ये बताया कि जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट हॉटस्पॉट्स इंडिया में क्या किए गए हैं, बताया कि कहाँ पे हॉटस्पॉट है। ठीक है, फाइंडिंग किसने करी है, किसके द्वारा स्टडी की गई है, ये आपको पता होना चाहिए। काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर, ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। फाइंडिंग यही है कि इंडिया में 75% से भी ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं विच आर होम टू नियर अबाउट 638 मिलियन पीपल, दे आर हॉट स्पॉट्स ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट जैसे साइक्लोन्स, फ्लड्स, ड्राउट, हीट एंड कोल्ड वेव। फ्रीक्वेंसी और जो इनकी इंटेंसिटी है और अनप्रेडिक्टिविटी है इन एक्सट्रीम इवेंट्स की पिछले कुछ डिकेड्स में ज़्यादा बढ़ी है। ठीक है, अभी क्यों बढ़ी आप सबको पता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से। ठीक है, एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स का शिफ्ट देखने को मिला, उनके पैटर्न में शिफ्ट देखने को मिला है। मतलब कि कुछ जो एरियाज होते थे, जो फ्लड प्रोन एरियाज होते थे वो फ्लड प्रोन बन चुके हैं। ठीक है, और कुछ जो ड्राउट प्रोन एरियाज होते थे वो फ्लड प्रोन हो चुके हैं इन ओवर 40% ऑफ डिस्ट्रिक्ट। करंट ट्रेंड आ चुका है जो कैटास्ट्रोफिक क्लाइमेट इवेंट्स है, मतलब जो बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स क्लाइमेट इवेंट्स हैं वो पिछले सिर्फ 0.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज होने की वजह से ही बढ़े हैं। ठीक है, पिछले 100 सालों में इंडिया वर्ल्ड की फ्लड कैपिटल बनने को रेडी है। इंडिया इज ऑल सेट टू बिकम द वर्ल्ड फ्लड कैपिटल। ठीक है, अभी क्या है, नंबर ऑफ रेनी डेज जो है हमारे मानसून में चाहे डिक्रीज हुए, लेकिन जो एक दिन के जो एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं विच लेड टू द फ्लडिंग। ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा 8 फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें से जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो असम में पड़ते हैं। आप देख सकते हो फिर इसका मतलब असम कितना ज़्यादा फ्लड प्रोन है। ठीक है, पिछले 10 साल में देखा गया है जो हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स हैं दे आर मोस्टली अफेक्टेड बाय साइक्लोन्स आर ऑल अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट लाइन। अब भाई साइक्लोन्स में सबसे ज़्यादा ईस्टर्न कोस्ट ही क्यों इफेक्टेड होता है, आप काफ़ी बार डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपको याद है तो मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नहीं तो मैं आपको कल जो करंट अफेयर्स की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे डिस्कस करूँगी। ठीक है, रिकमेंडेशन क्या है कि एक हम क्या करेंगे, क्लाइमेट रिस्क एटलस डेवलप करेंगे, जिसमें मतलब कि बनाएंगे ताकि हम क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज़ को मैप कर सकें। मतलब कि कहाँ पे क्या होने वाला, मतलब कि कौन सी जगह है वो ज़्यादा वल्नरेबल है उनको मैप कर सकें। जैसे कोस्ट हो गया, अर्बन हीट स्ट्रेस, वाटर स्ट्रेस, बायोडाइवर्सिटी कोलैप्स। हम एक इंटीग्रेटेड इमरजेंसी सर्विलेंस सिस्टम डेवलप करेंगे जिसमें हमें ये पता चल जाएगा कि हमें इमरजेंसी को किस तरह से टैकल करना है और उसमें हमें किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। इसके अलावा एक इंटीग्रेटेड असेसमेंट होगा इनटू लोकल, सब नेशनल एंड नेशनल लेवल प्लान। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पे। NHRC दैट इज़ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अभी क्या है, NHRC ने ह्यूमन राइट डे को सेलिब्रेट किया है ऑन 10 दिसंबर 2020 में। NHRC एक स्टैट्यूटरी बॉडी, आप सबको पता होगा गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1993 में एस्टैब्लिश हुआ था अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। देखो गाइज, अभी आप देख सकते हो डेली करंट अफेयर्स पढ़ने का हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है। देखो, अगर आप इंडियन पॉलिटी अगर आप आजकल नहीं पढ़ रहे या कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो अगर आप ये पढ़ रहे हो तो अब आपको अपने आप
समझ में आ जाएगा कि हाँ यार मैंने ये पढ़ा हुआ है, और आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। और ये पढ़ोगे तो आपको परमानेंट आपके दिमाग में चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, 1993 में बनी थी, स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, मल्टी मेंबर बॉडी है, इसमें चेयरमैन है, 4 मेंबर हैं। पिछले साल आपको पता है इसकी जो कंपोजिशन है वो बदली है। NHRC में एक्स ऑफिसर मेंबर है ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी SC ST एंड वुमेन। 2019 में इसमें चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को भी ऐड किया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, इन सबको भी इंक्लूड किया गया है एज द डीम मेंबर, ठीक है। तो गाइस इसकी कंपोजिशन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट है ड्राफ्ट कैबिनेट नोट ऑन नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। तो गाइस अभी हमने काफ़ी दिन पहले भी बात पढ़ी थी किस तरह से हम अपनी जो इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि जो हम अपनी इंडिया की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है जो अभी नियर अबाउट 14% ऑफ GDP है उसको डिक्रीज करके 10% ऑफ GDP से कम कर सकें, ठीक है। तो इसी में क्या है, कुछ कैबिनेट ने स्टार्ट किया है। पॉलिसी का एम यही है कि हम अगेन अपना जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको 5% तक डिक्रीज कर सकें अगले 5 साल में। अभी इंडिया में की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो 14% है, विच इज़ वेरी मच हाइयर देन जापान जिसकी 11% और USA की 9 से 10%। इंडिया का रैंक 44 है ऑन द वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स इन 2018। तो गाइस आपको पता होना चाहिए लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज की जाती है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ये हमने लास्ट ईयर पढ़ी है, इकोनॉमी सेक्शन में मैंने आपको कवर कराई है। इसके अलावा और भी प्रपोजल्स हैं जो बताए गए हैं ताकि हम अपनी लॉजिस्टिक कॉस्ट को डिक्रीज कर सकें। जैसे स्टैंडर्डाइज करना है हमें फिजिकल कंपोनेंट एंड सर्विसेज लाइक पैकेजिंग, रैकिंग एक्सेट्रा। एक नेशनल लॉजिस्टिक डैशबोर्ड होना चाहिए फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ वेरियस लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक। अभी क्या है, देखो गाइस एशियन डेवलपमेंट बैंक का पता होना चाहिए कब सेटअप हुआ है, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, किसका शेयर कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, 1966 में एस्टेब्लिश हुआ था ताकि हम एशिया पैसिफिक रीजन में पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकें थ्रू एनवायरमेंटल सस्टेनेबल ग्रोथ। इसका जो हेडक्वार्टर है वो फिलीपींस में मनीला में है। 5 इसके शेयर होल्डर हैं। सबसे ज़्यादा जो शेयर हैं इसके जापान के हैं 15%, USA के भी 15% है, चाइना के 6%, इंडिया के भी कुछ नियर अबाउट 6.3% और ऑस्ट्रेलिया के 5.8%, ठीक है। अभी क्या है, एशिया डेवलपमेंट बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी दैट इज द एशियन डेवलपमेंट आउटलुक। तो उसमें बताया था कि जो इंडिया की जो GDP जो कॉन्ट्रैक्ट होएगी वो नियर अबाउट 9% होएगी। लेकिन अभी क्या है, दोबारा इसको नैरो कर जाएगी और बोला कि नहीं 9% नहीं, अभी 8% ही कॉन्ट्रैक्ट होगी, ठीक है। नेक्स्ट है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। आप सबको पता है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के अंडर क्या है। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम का फ़ायदा क्या है कि अभी तक क्या है, जैसे जो लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं, लाइक जो BPL लोग होते हैं जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से क्या है फेयर प्राइस शॉप से अपना राशन लेते हैं, वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर शॉप से ले पाते थे जहाँ लोकेलिटी में वो रहते हैं। लेकिन अभी कुछ माइग्रेंट लेबर्स हैं जो किसी और स्टेट में जाके काम कर रही हैं, तो इससे क्या होएगा, वो किसी और स्टेट से भी वहाँ की फेयर प्राइस शॉप से भी अपना राशन ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी 9 स्टेट्स हैं जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है वन नेशन वन राशन कार्ड रिफॉर्म को, और वो स्टेट्स कौन कौन सी है, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, त्रिपुरा एंड UP, ठीक है। इस स्कीम को हमने इसलिए लॉन्च किया था ताकि हम बेनिफिशरीज को इंश्योर करा सकें, स्पेशली माइग्रेंट्स को, कि वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंट्री के किसी भी पार्ट से उसका फ़ायदा उठा सकती हैं। इट विल इनहेंस फ्रीडम ऑफ द बेनिफिशरी एज दे आर नॉट टाइड टू वन PDS, मतलब कि हम उन्हें एक PDS शॉप पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, ठीक है। ये इंप्लीमेंट हुए अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। कोविन, ठीक है, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा डेवलप किया गया है ताकि कोविड-19 वैक्सीन के डिलीवरी को रियल टाइम मैनर में मॉनिटर किया जाए और डाटा को रिकॉर्ड किया जाए ताकि वी कैन इनेबल पीपल टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड फॉर वैक्सीनेशन, ठीक है। इससे को हम यूज़ किया जाएगा ताकि हम वैक्सीन के डाटा को रिकॉर्ड कर सकें और एक डाटाबेस बना सकें ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स। इसमें 5 मॉड्यूल्स होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल होगा, रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल होगा, वैक्सीनेशन मॉड्यूल होगा, बेनिफिशियरी एक्नॉलेजमेंट मॉड्यूल होगा, रिपोर्ट मॉड्यूल होगा, ठीक है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर ट्राइबल। देखो गाइस, मैट्रिक 10th क्लास को बोलते हैं, प्री मैट्रिक मतलब कि 10th क्लास से पहले आपको स्कॉलरशिप दी जा रही है, ठीक है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब कि सेंटर और स्टेट दोनों इसमें क्या करते हैं, शेयर कर रहे हैं। ये मेनली जो शेड्यूल टाइप स्टूडेंट्स हैं उनको दी जा रही है, जो बच्चे 9th और 10th में पढ़ रहे हैं। ये किसके अंडर है, ये आपको पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर। ऑब्जेक्टिव यही है ताकि जो शेड्यूल ट्राइब चिल्ड्रंस के जो पेरेंट्स हैं उनको सपोर्ट कर सके, ताकि जो बच्चे फाइनेंशियली मतलब कि वीकनेस की वजह से जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं उन ड्रॉप आउट को हम मिनिमाइज़ कर सकें और उन ST चिल्ड्रन की पार्टिसिपेशन को हम इम्प्रूव कर सकें इन द प्री मैट्रिक स्टेज, ठीक है। रिसेंटली ये पाया गया कि आधे से ज़्यादा स्टेट्स या फिर जो
एरिया जो ट्राइब डोमिनेटेड एरियाज है वहाँ पे इस स्कीम को है ही नहीं, तो इसलिए इन स्कीम्स को वहाँ पे स्टार्ट किया गया है ताकि वहाँ के जो बच्चे हैं, वहाँ के जो बच्चे जो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो इस मंथली मॉनेटरी बेनिफिट को फ़ायदा उठा सकें। एक सेकेंड। रिवर अभी क्या रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है उन्होंने कोलवर ब्रिज को इनॉग्रेट किया, कहाँ है, सोन रिवर के। तो गाइस आपको पता होना चाहिए कोलवर ब्रिज किस रिवर पे, सोन रिवर पे। ये आप सबको पता होगा। सोन रिवर ओरिजिनेट होती है कहाँ पे, नियर अमरकंटक प्लेट्यू एमपी में, और इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरी है वो रिहांद है और नॉर्थ कोइल है। इसकी ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ये पास होती है अलोंग द कैमूर रेंज विच इज़ द ईस्टर्न पोर्शन ऑफ विंध्या रेंज। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हमने 10th और 11th दोनों के डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई भी डाउट हो कमेंट करना। तब तक ले बाय बाय, टाटा।